फ्रेजेस सेंटेंसेस क्या होते हैं? यह सीखने से पहले हम एक अत्यंत आवश्यक टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? आइए इसे समझने की कोशिश करें। स्क्रीन पर दिख रहे सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। अंडर द टेबल, इन द स्काई, इन द बेड, ये सारे वर्ड ग्रुप्स हैं, मतलब शब्द समूह। इन शब्द समूह या ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें कुछ तो समझ आता है, जैसे कि टेबल के नीचे, आकाश में, बैग में, परंतु पूरा विषय साफ नहीं होता। कुछ अनुमान लगाने के लिए जगह रह जाती है, जैसे टेबल के नीचे कुछ है या कुछ हो रहा है, वैसे ही आकाश में कुछ है या कुछ हो रहा है, उसी तरह बैग में कुछ है, इसका अनुमान करना होगा। इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्द समूह जो कुछ मतलब को प्रकट करते हैं परंतु पूरा विषय बोध नहीं कराते, उन्हें फ्रेजेस कहते हैं। स्पोकन इंग्लिश में इनका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि ज्यादातर उनमें दो तरफ संवाद होते हैं। उदाहरण आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमारे पिछले भाग से आपके मन में एक सवाल उठना स्वाभाविक है और आपके मन में जो सवाल है वो है कि अगर वर्ड्स के सही सीक्वेंस से सेंटेंस बनते हैं तो यह सही सीक्वेंस क्या है? थोड़ा धीरज रखिए। पहले यह समझना जरूरी है कि अगर हम इस तरह से सीखें जो सीखने में आसान हो और हमें याद रहे, अगर हमारा तरीका इन दोनों बातों को सार्थक करे, तभी हमारा उद्देश्य और आपकी मेहनत दोनों सिद्ध होगी। सही सीक्वेंस को समझने से पहले हमें सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटना होगा। ऐसा करने से हमें आगे के टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी। जरा आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान दें। इन सेंटेंसेस को दो हिस्सों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस के दो हिस्से हैं। पहला द ग्लास और दूसरा इज ऑन द टेबल। दूसरे सेंटेंस में पहला प्रकाश और दूसरा इज ईटिंग। अब समझने वाली जो बात है वह है हम किसी के बारे में बात करते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं और हम उस नाम यानी व्यक्ति या चीज के बारे में क्या बात कर रहे हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं। समझ रहे हो ना? वेरी गुड। आइए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। अब पहला सेंटेंस देखिए, द ग्लास इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्यक्ति या कोई वस्तु? सही, वस्तु के बारे में। कौन सी वस्तु? सही, ग्लास। इस वस्तु का नाम है ग्लास और सेंटेंस में जो बचा हुआ हिस्सा है वह वस्तु यानी ग्लास के बारे में कुछ बता रहा है। बस यही दो हिस्से हैं, पहला द ग्लास और दूसरा इज ऑन द टेबल। उसी तरह दूसरे सेंटेंस में पहला प्रकाश और दूसरा इज ईटिंग। अब आप इन हिस्सों को समझ गए होंगे। अब हम इन हिस्सों के गुणों को समझते हैं। सेंटेंस का वह भाग जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम है, उस भाग को हम सब्जेक्ट कहते हैं और बाकी के बचे हुए हिस्से को प्रेडिकेट कहते हैं। सामान्यतः सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में होता है। तो एक बात बताइए, सेंटेंस कौन से दो भागों में बटा होता है? वेरी गुड, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलिए अब कुछ अभ्यास कर लें। द सेंटेंस इन पार्ट ऑफ स्पीच। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर जो सेंटेंस है उन्हें पढ़िए। हमें यकीन है कि आपने इन सेंटेंसेस को दो हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया होगा, वही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। राइट। मुझे खुशी है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो इन सेंटेंसेस में हर शब्द का रंग अलग है। सवाल उठा होगा, क्यों? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? ठीक है, सेंटेंस का हर वर्ड अलग है और उनका काम और महत्व भी अलग अलग है। यही तो हमें सीखना है। हम यह सीख चुके हैं कि अर्थपूर्ण रचना से लिखे या बोले गए वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं। आसान शब्दों में अलग अलग शब्दों को सही सीक्वेंस में पिरोने से वह सेंटेंस बनता है और इन अलग अलग शब्दों में हर एक शब्द का सेंटेंस में अपना अपना महत्व होता है। सेंटेंस में हर एक वर्ड अपना अपना काम करता है। उनके काम के अनुसार उन्हें संज्ञा दी गई है।
काम के अनुरूप हम उन्हें 8 गुणों में बांटते हैं, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम देखेंगे। वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है: नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सेंटेंस बनाते वक्त हमें बार बार इनकी आवश्यकता होती है। चलिए इनसे दोस्ती करें। वर्ब। आइए देखते हैं कि अगला पार्ट ऑफ स्पीच जो हम सीखने जा रहे हैं वह क्या है। क्या ये भी नाउन से कनेक्टेड है या नहीं? तो तैयार हैं आप? हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। मेरे साथ दोहराइए: V E R B। वर्ब। टेंशन मत लीजिए, आप तो जानते हैं कि ये कोर्स बिल्कुल आसान है, तो हम इसे भी आसान करके सीखेंगे। वर्ब मतलब क्या? जो शब्द नाउन की अवस्था बताता है या फिर नाउन की क्रिया बताता है, इसे वर्ब कहते हैं। पहले क्रिया दर्शाने वाले शब्दों को देखते हैं। चलना, जाना, पढ़ना, पढ़ाई करना, रोना, ये सारे क्रिया दर्शाने वाले शब्द हैं। तो हुआ ना ये वर्ब? पहला सेंटेंस देखिए: राजेश गोज टू स्कूल, मतलब राजेश स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में राजेश नाउन है और गोज ये वर्ब है, क्योंकि ये शब्द राजेश की स्कूल जाने की क्रिया दिखाता है। अब देखते हैं कि अवस्था दर्शाने वाले शब्द कौन से हैं। इसे जानने के लिए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। माई पेरेंट्स आर वेरी लविंग। इस सेंटेंस में आर मतलब है, ये अवस्था दिखाता है। अवस्था दिखाने वाले वर्ब्स के बारे में हम पार्ट 2 में विस्तार से सीखेंगे। अभी के लिए इतना जानना काफी है। स्क्रीन पर जो सेंटेंसेस हैं, उनमें से सिर्फ 2 और 3 नंबर के सेंटेंसेस अवस्था दर्शाते हैं, बाकी सारे सेंटेंसेस क्रिया को दर्शाता है। आप यह जानते हैं कि सेंटेंसेस या तो एक्शन दर्शाते हैं या फिर कोई स्टेट यानी स्थिति। इस बात को ध्यान में रखें कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही सेंटेंस में होना कोई जरूरी नहीं है। बोलने या लिखने वाला व्यक्ति क्या बताना चाहता है उस पर निर्भर करता है।
कि किस पार्ट को सेंटेंस में ऐड करना है और किसे नहीं। सेंटेंस को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हाँ, एक बात है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंसेस में अभिप्राय, महत्व और संबंध के अनुसार सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे आई एम ईटिंग एन एप्पल, यहाँ आई हुआ नाउन और सब्जेक्ट भी। एप्पल नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी। आगे इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब हम एक एक कर सारे टेंसेस सीखेंगे, उनके नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना भी सीखेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और उनके उपयोग के बारे में। स्क्रीन पर दिख रहे सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो। I go to school. Ragini paints pictures. Amitabh Bachchan acts well. The sun rises in the east. अब इन सारे सेंटेंसेस को समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस I go to school, यानी मैं स्कूल जाता हूँ। दूसरा सेंटेंस रागिनी पेंट्स पिक्चर, यानी रागिनी चित्र रंगाती है। तीसरा सेंटेंस अमिताभ बच्चन एक्ट्स वेल, मतलब अमिताभ बच्चन अच्छा अभिनय करते हैं। और चौथा द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में उगता है। इन सारे सेंटेंसेस में वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का बेस फॉर्म, जिसे प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, का इस्तेमाल हुआ है। समझ रहे हो ना? सिर्फ एक बात मेरी जिज्ञासा बढ़ा रही है कि दूसरे, तीसरे और चौथे सेंटेंस में वर्ब के आखिर में एस और ईएस अक्षर जोड़ा है, वह क्यों? वर्ब्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है और एस और ईएस क्यों जोड़ा है यह भी समझाती हूँ। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है यह जानते हैं, उसके बाद तुम्हारी शंका का निवारण भी करूंगी। ठीक है। पहला सेंटेंस देखो, आई गो टू स्कूल। इस सेंटेंस में डेली रूटीन के बारे में जानकारी दी है। दूसरा सेंटेंस रागिनी पेंट्स पिक्चर, इसमें रागिनी की हैबिट यानी कि आदत के अनुसार होने वाली क्रिया दर्शाई गई है। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, अमिताभ बच्चन एक्ट्स वेल। इसमें अमिताभ बच्चन अच्छा अभिनय करते चले आ रहे हैं, जो उनके लिए आदत बन गई है, रूटीन सा हो गया है। वैसे ही चौथे सेंटेंस में द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूरब में उगता है। ये भी एक रूटीन और ट्रुथ है, ऐसा सच जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। क्या तुम बता सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बिल्कुल बता सकता हूँ। 1. हैबिचुअल एक्शन के लिए, 2. रूटीन एक्शन के लिए और 3. जनरल ट्रूथ दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वेरी नाइस। अब हम तुम्हारी शंका के बारे में जानते हैं। तुम्हारा सवाल यह था कि वर्ब्स के आखिर में एस और ईएस क्यों जोड़ा है? हाँ दीदी, मैं यह फर्क जानना चाहता हूँ। हमने पार्ट 1 में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनके बारे में सीखा था। जब किसी सेंटेंस में कर्ता अगर ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तब ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आने वाले वर्ब के आखिर में एस या ईएस जोड़ते हैं। याद रहे, कर्ता के अनुसार वर्ब में एस या ईएस जोड़ना है। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर देखो, आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले। लेकिन ही प्लेस, शी प्लेस, इट प्लेस, नंदिनी प्ले, इन सारे वर्ब्स में कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंजेस करना जरूरी है। तो क्या यह नियम सारे टेंसेस पर लागू होते हैं? नहीं, वर्ब्स के आखिर में एस या ईएस जोड़ने का रूल सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस पर लागू होता है, जो अभी हम सीख रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सरसाइज। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अब तुम भली भांति समझ गए होंगे।
हाँ दीदी, और कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करूंगा तो और भी पक्का हो जाऊंगा। गुड। तो चलो एक्सरसाइज करते हैं। स्क्रीन पर दिखने वाले सेंटेंस में जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ तुम्हें सही वर्ब को कहना है। साथ में जहाँ एस और ईएस जोड़ना है वहाँ तुम्हें जोड़कर ही वर्ब कहने हैं। आई गो टू मार्केट एवरी संडे, मतलब हर इतवार को मैं मार्केट जाता हूँ। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, यानी मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। वी प्ले क्रिकेट, मतलब हम क्रिकेट खेलते हैं। टीचर प्रोमिसेस अस फॉर ब्राइट फ्यूचर, यानी टीचर हमें उज्जवल भविष्य के लिए वादा करते हैं। रागिनी राइट्स अ लेटर टू हर फ्रेंड, मतलब रागिनी उसके मित्र को पत्र लिखती है। अभिषेक रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मतलब अभिषेक रोज सुबह एक अखबार पढ़ता है। मूवीज एंटरटेन अस, यानी फिल्में हमारा मनोरंजन करती है। क्या मैंने सारे सेंटेंसेस सही कहे? हाँ, बिल्कुल। अगर तुम्हें सारे शब्दों का अर्थ पता नहीं होता तो तुम इन सेंटेंस का सही जवाब नहीं दे पाते। मतलब कि सारे वर्ब का सही अर्थ पता होना जरूरी है। हमारे पास अंग्रेजी भाषा की शब्दावली यानी वोकैबुलरी भी होना जरूरी है। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। लेकिन दीदी, अंग्रेजी में इतने सारे वर्ड्स हैं, इन सबको याद रखना हो तो बहुत ही मुश्किल होगा ना? हाँ, सारे के सारे शब्दों को याद रखना तो मुमकिन नहीं है। इसलिए जब भी तुम कोई नया वर्ड सुनो या पढ़ो तब उसका अर्थ, स्पेलिंग याद रखना चाहिए। इससे धीरे धीरे हमारी वोकैबुलरी का संग्रह होगा। इसे अपनी आदत बनानी चाहिए। बहुत ही आसान तरीका बताया दीदी आपने। थैंक यू। यू आर वेलकम। Have to, has to, had to, shall have to and will have to। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जिन्हें हम जरूरी समझते हैं। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो परिस्थिति की वजह से विवशता में करते हैं। अगर हमें आजादी मिले करने या ना करने की तो शायद हम ना करें। हाँ दीदी, सही है। माँ मुझे सुबह जल्दी उठा देती है, पर मैं और सोना चाहता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस में जिन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल होता है उन्हीं के बारे में अब हमें सीखना है। इन सेंटेंसेस को देखो। आई हैव टू मेक अ फोन कॉल टू द डॉक्टर। इसका हिंदी में मतलब हुआ मुझे डॉक्टर को फोन करना है। राधिका हैज टू कुक डिनर। राधिका को खाना बनाना पड़ता है। वी हैव टू वेट इन अ क्यू टू गेट इनटू द बस। हमें बस में चढ़ने के लिए कतार में रुकना पड़ता है। जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होंगे तो हैव टू, और अगर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो हैज टू का इस्तेमाल करना है। अब जब हमें भूतकाल के या पास्ट के लिए सेंटेंसेस बनाने हो तब हम हैव टू और हैज टू की जगह हैड टू का प्रयोग कर पास्ट फॉर्म के सेंटेंसेस बनाते हैं। आई हैड टू मेक अ कॉल टू द डॉक्टर। मुझे डॉक्टर को फोन करना पड़ा। राधिका हैड टू कुक डिनर। राधिका को रात का खाना बनाना पड़ा। वी हैड टू वेट इन क्यू टू गेट इनटू द बस। बस में चढ़ने के लिए हमें कतार में खड़ा रहना पड़ा। दीदी, सचमुच मॉडल वर्ब्स काफी मजेदार और आसान है। अब यही बात हमें फ्यूचर, भविष्य के लिए कहनी हो तब क्या करना होगा? हमें शैल हैव टू और विल हैव टू का उपयोग करना होगा। जैसे कि आई शैल हैव टू मेक अ फोन कॉल टू द डॉक्टर।
मुझे डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा। राधिका विल हैव टू कुक द डिनर। राधिका को रात का खाना बनाना होगा। वी शैल हैव टू वेट इन अ क्यू टू गेट इनटू द बस। बस में चढ़ने के लिए हमें कतार में रुकना पड़ेगा। यूज टू। मॉडल वर्ब्स में यह यूज टू हमारा आखिरी टॉपिक है। यूज टू हमें हमारे अतीत यानी पास्ट की हैबिट्स के बारे में बोलने में मदद करता है। कैसे, यह जानते हैं। मुझे तुम कुछ ऐसी बात बताओ जो तुम पास्ट में किया करते थे। मैं बचपन में कॉमिक्स पढ़ता था। मैं हर छुट्टियों में मामा के पास गांव जाता था। मैं रात में लेट सोता था। अब ऐसी ही सारी बातों में अंग्रेजी में यूज टू का उपयोग होता है। अब तुम्हारे कहे हुए वाक्यों को ही अंग्रेजी में देखते हैं। तुम्हारा पहला सेंटेंस था, मैं बचपन में कॉमिक्स पढ़ता था। ओके, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई यूज टू रीड कॉमिक्स इन द चाइल्डहुड। तुम्हारा दूसरा सेंटेंस था, मैं हर छुट्टियों में मामा के पास गांव जाता था। ओके, इसका अंग्रेजी में हुआ आई यूज टू विजिट माई अंकल्स विलेज इन माई हॉलीडेज एवरी ईयर, या एवरी ईयर आई यूज टू विजिट माई अंकल्स विलेज ड्यूरिंग हॉलीडेज। अब देखते हैं तुम्हारा आखिरी सेंटेंस, वो था, ये मैं ही ट्रांसलेट करूंगा। आई यूज टू स्लीप लेट इन द नाइट। इस टॉपिक को क्या तुम अच्छे से समझ गए? हाँ दीदी, बहुत ही आसान है। इस तरह के सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट और वर्ब्स के बीच में यूज्ड टू का उपयोग करना है। बाकी सब तो कॉमन है। हाँ, एकदम सही। यहाँ पर हमारा मॉडल वर्ब्स का टॉपिक खत्म होता है। अंग्रेजी बोलने के लिए या शुरुआत करने के लिए हमें अंग्रेजी ग्रामर और रूल्स का ज्ञान होना चाहिए। उसका समावेश हमने इस कोर्स में देखा और सीखा। हमने जो इस बेसिक कोर्स में सीखा सिर्फ उन टॉपिक्स तक अंग्रेजी सीमित नहीं है। ये सिर्फ शुरुआत है। आपको बस इस डीवीडी को बार बार दोहराना है। जितना ज्यादा आप इसे देखेंगे, इनमें बताई हुई बातें आपको पूरी तरह याद हो जाएगी। आप खुद देखेंगे कि आपकी अंग्रेजी बोलने की कला दिन ब दिन निखरती जाएगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है और इजी ग्रो तो है ही, वो आगे भी आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच दीदी।